और अपनी बुक निकालते हैं। तो कल हम जो वाउंड और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसके अंदर जो आई थिंक फर्स्ट हो गया था आपका फेसेस वगैरह, ये वाउंड और उसकी क्लासिफिकेशन सारी होगी थी। प्लीज जितने भी बच्चे हैं, मैंने कल भी आपको बताया है कि आपने ये पॉइंट्स लाजमी आपने तैयार रखने हैं, ठीक है। और लाजमी आप बच्चों ने पढ़ने हैं ये पॉइंट। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका फेसेस ऑफ वाउंड हीलिंग, कि आपके जो वाउंड हीलिंग है उनके फेसेस क्या हैं, कि किस किस फेस के अंदर आपका जो जख्म है वो ठीक होता है, वो प्रोसेस होने में टाइम लेता है, यानी कि इंजरी के बाद उसको कितना टाइम लगता है, कौन कौन से फेसेस से वो गुजरता है कि उसको जो सा वो उतना टाइम मिले, ठीक है। तो मैं एज यूजुअल अपना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके जी, फेसेस ऑफ वाउंड हीलिंग। बच्चों, फेसेस ऑफ वाउंड हीलिंग का क्या मतलब है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर इंजरी होती है, कोई जख्म लगता है, कोई चोट लगती है, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर हीमोस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसका प्रोसेस हीमोस्टेसिस, ठीक है। कि आप हम के हमारी बॉडी उस इंजरी के मुताबिक अब हमारी बॉडी को मोल्ड कर रही होती है। क्योंकि देखें, एक नॉर्मल मैकेनिज्म में, नॉर्मल बॉडी फंक्शन के अंदर, और एक जब आपकी बॉडी के अंदर जख्म होता है, इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, कोई भी ऐसी चीज होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। कि हमारी बॉडी उस इंजरी के मुताबिक हमारी जो बॉडी है वो मोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है कि यार हमने अब इस बीमारी के हवाले से जो सा वो चलना है, यानी कि उसके साथ साथ चलना है। तो हेमोस्टेसिस के बाद आपका जो सबसे पहला फेज स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी फेज। छोटे छोटे फेज है, इसको हमने एंड अप करना है इन्फ्लामेटरी फेज। इन्फ्लामेटरी फेज के बाद स्टार्ट होता है, आप उसे कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। और प्रोलिफरेटिव के फेज के बाद स्टार्ट होता है आपका रीमॉडलिंग फेज, जिसके अंदर आपका जख्म बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं रीमॉडलिंग फेज। और उसके बाद फेज आता है जिसे हम कहते हैं मेच्योर स्कार्स। स्कार्स, क्लियर्ड, हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन लाजमी आता है। स्कार के अंदर से, क्लियर्ड के अंदर से क्वेश्चन आपका लाजमी आता है। अच्छा, सबसे पहले हमने हमने क्या करना है, अपना इंजरी हुई, इंजरी के बाद हमारा सबसे पहला फेज है हीमोस्टेसिस फेज। अब हीमोस्टेसिस फेज के अंदर क्या होता है बच्चों, हीमोस्टेसिस फेज के अंदर जब इंजरी के जब इंजरी होती है तो इंजरी के फौरन बाद आपका हीमोस्टेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और हीमोस्टेसिस फेज कितना टाइम लेता है होने के इंजरी होने के बाद, आपने बताना है मिनट्स इनटू मिनट्स आपका हीमोस्टेसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ब्लड वेसल इंजरी स्टार्ट हुई है, यानी कि अगर आपकी ब्लड वेसल की इंजरी हुई है, तो जो ब्लड वेसल की इंजरी होती है तो उसके बाद आपकी जो ब्लीडिंग है वो आपकी स्टार्ट होती है। क्या होती है आपकी ब्लीडिंग, यानी कि खून निकलना आपका स्टार्ट हो जाता है जब भी आपकी जो वेसल है उसके अंदर इंजरी होती है। जैसे खून निकलना स्टार्ट हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो वेसल्स होती हैं वो आपकी क्या कर जाती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। किसी भी सिचुएशन के अंदर, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आपकी जो वेसल्स होती हैं आपकी वेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। अब जब वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं तो उसके मुताबिक आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, टेम्परेरी तौर पे कम हो जाता है। क्या हो जाता है, टेम्परेरी तौर पे कम हो जाता है। जब वो टेम्परेरी तौर पे कम होता है तो आपको पता है आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपके एक्सपोज करते हैं कोलाजन को। इनकी ये सारा वही पॉइंट है, सारे वही पॉइंट है जो आपने प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर या प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसके अंदर कोई न्यू बात नहीं है, ठीक है। तो प्लेटलेट जो है वो एक्सपोज करते हैं कोलेजन को, यानी कि उनके साथ अटैच होते हैं, और वो आपके क्या बना देते हैं, प्लेटलेट प्लग बना देते हैं। जब प्लेटलेट प्लग बनता है तो उसके बाद आपका कौन सा कैस्केड ऑन होता है, उसे हम कहते हैं कोएगुलेशन कैस्केड।
कि क्या कहते हैं, कोagulation कैस्केड। जब ये एक्टिवेट होता है तो आपको पता है आपको क्या बनता है, मैश बनता है। और किससे बनता है आपका मैश, फिब्रिन से बनता है। ठीक है। जब आपका फिब्रिन जो है वो आपको मैश बनाता है तो आपका जो क्लॉट है वो आपको क्या हो जाता है, स्टेबल। क्योंकि स्टेबल क्लॉट के लिए आपको सेकेंडरी हेमोस्टेसिस और या आपकी कोagulation कैस्केड का होना जरूरी है, जिसके अंदर आपके फाइब्रिन जो है वो मैश बनाए। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो बाउंड होता है वो आपका स्टेबल हो जाता है, यानी कि आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है, आपका बाउंड क्या हो जाता है, आपका स्टेबल हो जाता है। इसे हम कहते हैं आपका हीमोस्टेसिस फेज। क्या होता है आपका, हीमोस्टेसिस फेज। हीमोस्टेसिस फेज के बाद आपकी सेकंड चीज स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी फेज। इन्फ्लामेटरी फेज क्या होता है बच्चों, इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर जो इंजरी होती है उसके एट लीस्ट 1 से 4 दिन तक आपका जो इन्फ्लामेटरी फेज है वो प्रोमिनेंट रहता है। क्या रहता है, 1 से 4 दिन तक आपका जो इन्फ्लामेटरी फेज है वो प्रोमिनेंट रहता है आपकी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर इंजरी हुई, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको चोट लगी, ठीक है, चोट लगने के बाद आपकी जो ब्लड वेसल्स थी वो आपकी क्या होगी, डायलेट होगी। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपकी इंजरी होती है, ठीक है, तो आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, कौन से, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो से होते हैं वो आपके रिलीज होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कौन से रिलीज होते हैं, आपके साइटोकाइंस वगैरह, इंटरल्यूकिन 1, 6। अब जब इन्फ्लामेटरी जो है वो आपके रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपकी डायलेट हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है। जब ब्लड वेसल्स आपकी डायलेट होती हैं तो उसकी वजह से आपकी जो कैपिलरीज की परमिबिलिटी है वो आपकी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। और जब कैपिलरीज की परमिबिलिटी बढ़ती है तो आपके जो फ्लूइड या इम्यून सेल्स होते हैं वो आपके बाउंड के अंदर आ जाते हैं। जो फ्लूइड और इम्यून सेल्स होते हैं वो आपके कहाँ जाते हैं, बाउंड, जख्म के अंदर आ जाते हैं। और जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर आपका जख्म कैसा होना स्टार्ट हो जाता है, रेडनेस, हीट, गरम, स्वेलिंग, सूजन एंड पेन। ये रीजन होती है सारी की सारी जिसकी वजह से आपको आपके जख्म के अंदर जो आपकी पस होती है, रेडनेस होती है, जब वो गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो आपको स्टार्ट होती है। क्यों, किस वजह से, आपकी कैपिलरीज की जो परमेबिलिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी डायलेट हो जाती है। ठीक है। याद रखें, आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो आपका बाउंड के अंदर आ जाते हैं और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो 48 आवर्स से 72 आवर्स तक आते हैं बाउंड के अंदर, और मैक्रोफेजेस डोमिनेंट होके जो ग्रोथ फैक्टर उसको रिलीज करवाते हैं और सारी की सारी जो है वो आपको क्या करते हैं, हाँ जी, प्राइमरी रिस्पॉन्स, हीलिंग में मदद दे रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ, patient present to you patient present to you with a history of mild redness, warmth, skin overbound, swelling, pain and and serious discharge। ठीक है। इस तरह आपके पास जो इन्फ्लामेटरी फेस के अंदर जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करता है। ठीक है। थर्ड फेस, थर्ड फेस आपका होता है प्रोलिफरेटिव फेस। बच्चों प्रोलिफरेटिव फेस कितने टाइम में होता है, जैसे ये 1 से 4 दिन में होता है इन्फ्लामेटरी फेस। ठीक है ना। प्रोलिफरेटिव फेस आपका डे 3 से स्टार्ट हो जाता है। अब डे 3 से स्टार्ट होता है तो क्या काम करता है, चलता कितना है, 2 से 3 हफ्ते। होता क्या है इसके अंदर, प्रोलिफरेटिव फेस के अंदर चार मेन आपके फेसेस होते हैं, चार मेन आपके फेसेस होते हैं। शाबाश है, शाबाश।
प्रोलिफरेटिव के अंदर सबसे पहला जो आपका फेस होता है उसको हम कहते हैं फिब्रोप्लाजिया या फिब्रोब्लास्ट का बनना। शाबाश। फिब्रोप्लेजिया, ये आपका होता है फर्स्ट फेज। सेकंड फेज होता है आपका कोलाजन का बनना। थर्ड फेज होता है आपका एंजियोजेनेसिस का बनना। शाबाश। फोर्थ होता है आपकी एपिथेलियल का बनना। ये चार फेसेस होते हैं आपके प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर। पहले पहले होता है आपका फिब्रोप्लेजिया यानी कि फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी। क्या होती है आपकी फिब्रोप्लेजिया या फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी, जिसके अंदर आपके जो मैक्रोफेजेस है, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो आपके वाउंड के अंदर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं और उस वाउंड को स्ट्रक्चर सपोर्ट मिलता है। ठीक है ना। और इसके अंदर फिब्रोब्लास्ट के अंदर आपको अर्ली कोलाजन देखने को मिल रहा होता है। और अर्ली कोलाजन कौन सा? थ्री टाइप थ्री कोलाजन। ठीक है। फिब्रोप्लेजिया यानी कि फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी, जिसके अंदर आपके मैक्रोफेजेस ग्रोथ फैक्टर जाते हैं, फिब्रोब्लास्ट वाउंड के अंदर जो माइग्रेट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैक्रोस और कोलेजन बनाता है और वाउंड को स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है। आपको कोलेजन हमेशा स्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड वन आपका होता है कोलेजन या आपके ग्रेनुलेशन टिश्यू, जिसके अंदर आपकी न्यू कैपिलरी फाइब्रोब्लास्ट या आपके जो कोलेजन है वो आपके क्या हो रहे होते हैं? लूज हो रहे होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपके जो ग्रेनुलेशन जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज बनते हैं, तो उसकी वजह से आपको पिंक, रेड, मॉइस्ट, सॉफ्ट स्किन जो सब आपको देखने को मिल रही होती है। एंजियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि आपके सबसे मेन फैक्टर विच इज VEGF, ये मैंने आपको ऑलरेडी पीछे पढ़ाया हुआ है। VEGF या जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो आपके न्यू ब्लड वेसल्स बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? एंजियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होना और टिश्यू को रिपेयर होना। लास्ट वन इज एपिथलाइजेशन। एपिथलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो वाउंड के एजेस होते हैं या एपिथेलियल होते हैं वो आपकी बनना स्टार्ट हो जाती है, न्यू एपिथेलियल बनना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इन चार फेसेस के अंदर कॉन्सेप्ट ये रखना है कि वाउंड जब जख्म होता है तो जख्म के अंदर पहले पहले फिब्रोप्लेजिया बनता है। फिब्रोप्लेजिया के साथ साथ जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स है उसके साथ साथ कोलाजन जो है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद आपकी न्यू वेसल्स बन रही होती है और न्यू वेसल्स के साथ साथ आपकी न्यू एपिथेलियल जो है वो आपकी बन रही होती है। ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया फेस? आपका प्रोलिफरेटिव फेस। व्हाट इज द लास्ट फेस विच इज रीमॉडलिंग फेस? रीमॉडलिंग फेस को हम क्या कहते हैं? मैचुरेशन फेस। मैचुरेशन फेज कब स्टार्ट होता है? 3 वीक से स्टार्ट होता है और ये आपका अकॉर्डिंग टू द बाउंड जख्म के लिहाज से आपका मंथ या ईयर्स तक जो है वो आपका जाता ही जाता है। ठीक है। यानी कि आपका रीमॉडलिंग फेज आपका एटलीस्ट 1 साल तक जो है वो आपका जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो क्या कहते हैं अपना रीमॉडलिंग फेज होता है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बस आपने इतना याद रखना है कि इसके अंदर आपको टाइप 3 कोलाजन, आपको अर्ली टाइप 3 कोलाजन आपको देखने को मिल रहा होता है। और अर्ली टाइप 3 जो कोलाजन होता है उसकी जो ब्रेकडाउन होती है, ठीक है ना, वो रिकॉग्नाइज होता है। रिकॉग्नाइज होके आपका जो टाइप 3 होता है वो आपका टाइप 1 से, हाँ, टाइप 1 से जो है वो आपको क्या कर जाता है? रिप्लेस कर जाता है। जब टाइप 1 से रिप्लेस करते हैं तो आपके जो कोलाजन फाइबर्स होती हैं उनके अंदर जो है वो आपका 10 यानी कि लाइंस के मुताबिक जो है वो आपका ऐसे रिप्लेस हो रहे होते हैं ऐसे। ठीक है ना। ये आपके क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। और आपका जो स्कार होता है वो आपको क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है। जब स्कार स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाती है, उनकी जरूरत नहीं रहती। ठीक है। और उसके बाद ये जो स्कार होता है वो आपको क्या हो जाता है? फ्लैट। सो दिस इज ऑफ हिम। समरी क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहले पहले क्या हुई? हीमोस्टेसिस हुई। हीमोस्टेसिस के अंदर क्या हुआ? वेसल की इंजरी हुई। वेसल की इंजरी हुई, वेसो कंस्ट्रक्शन हुई, प्लेटेड प्लग फॉर्मेशन हुआ, फाइब्रिन क्लॉट बना और ब्लीडिंग को हमने कंट्रोल किया। हीमोस्टेसिस के बाद आपकी इन्फ्लामेशन हुई। इन्फ्लामेशन के अंदर जो है वो आपके न्यूट्रोफिल्स बने और जो न्यूट्रोफिल्स थे, मैक्रोफेजेस थे, उन्होंने बैक्टीरिया और डेब्रिस को रिमूव किया और मैक्रोफेज आया, उसने ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करवाया। इन्फ्लामेशन के बाद आपकी प्रोलिफरेशन थी। प्रोलिफरेशन के अंदर आपका सबसे पहले फिब्रोब्लास्ट था। फिब्रोब्लास्ट के अंदर टाइप 3 कोलाजन बने। टाइप 3 कोलाजन जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज बनाए। ग्रेनुलेशन टिश्यू से एंजियोजेनेसिस यानी कि न्यू वेसल्स बनी। न्यू वेसल से आपकी एपिथेलाइजेशन हुई यानी कि न्यू एपिथेलियल बनी और उसके बाद कंट्रक्शन हुई। प्रोलिफरेशन के बाद आपकी कौन सी थी?
रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग के अंदर आपके जो टाइप 3 वो टाइप 1 के अंदर से चेंज हो जाते हैं। टाइप 1 कोलाजन आपके क्या बना देते हैं, स्कार की मैचुरेशन बना देते हैं। क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? आपके फेसिस का ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ? कोई ऐसा पॉइंट जो ना आता हो, हीमोस्टेसिस, इंफ्लेमेशन, प्रोलिफरेटिव और रीमॉडलिंग, जल्दी बताएं। भाई कोलेजन वाला थोड़ा सा एक बार दोबारा बता। कौन सा कोलेजन वाला? रीमॉडलिंग के अंदर? प्रोलिफरेटिव प्रोलिफरेटिव के अंदर? प्रोलिफरेटिव फेज बच्चों का प्रो, सेकंड जो पार्ट है कोलेजन। बच्चों प्रोलिफरेटिव के अंदर, प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर 2 से 3 हफ्ते के दरमियान 4 फेसेस होते हैं प्रोलिफरेशन के अंदर। क्या मैंने लिखा होगा ये देखो। अब इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले आपकी होती है फिब्रोप्लेसिया, फिर होती है कोलाजन की फॉर्मेशन, उस कोलाजन की फॉर्मेशन में आपकी ग्रेनुलेशन होती है, उसके बाद आपकी एंजियोजेनेसिस होती है, उसके बाद आपके यानी कि सिंपल इस फेज का मतलब ये होता है प्रोलिफरेशन का कि आपका जख्म जो सा है वो आपका बेहतरी की तरफ आ रहा है। उस जख्म की जो वेसल खराब हुई थी, ये देखें ना, आपको जब जख्म होता है तो नीचे आपके टिश्यूज जाया हो जाते हैं, आपके टिश्यूज खराब हो जाते हैं, आपकी जो अंदर से लाइनिंग्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो कंप्रोमाइज हो जाती हैं। तो साफ सी बात है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको कट लगा है या किसी जगह पे छुरा वगैरह लगा है, गोली लगी है, सारी बात है उसने सारी वेसल्स को भी तबाह कर दिया है। ठीक है, वो आपकी सारी चीजों को जो है वो क्या कर रही होती है, आपकी एंड अप कर देती हैं। अब प्रोलिफरेटिव क्या काम करता है? प्रोलिफरेटिव पहले पहले फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि आपके कोलाजन, अब कोलाजन का क्या काम होता है? कोलाजन, आप फिब्रोब्लास्ट के अंदर आपकी कोलाजन फॉर्मेशन होती है। कोलाजन का मेन काम जहां पे भी आप पढ़ेंगे वो आपके जो जो जख्म होता है ना उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। हर चीज को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना आपके कोलाजन का काम होता है। आइदर इज टाइप 1, टाइप 3। टाइप 1 आपकी मेच्योर कोलाजन होती है। अब जब फिब्रोब्लास्ट से कोलाजन फॉर्मेशन होती है तो कोलाजन फॉर्मेशन से आपकी क्या स्टार्ट होती है? ग्रेनुलेशन। क्या होती है आपकी? ग्रेनुलेशन। अब उस ग्रेनुलेशन के अंदर, अच्छा, अब इस ग्रेनुलेशन के अंदर क्या होती है? अब इस ग्रेनुलेशन के अंदर आपकी न्यू, अब क्योंकि वो देखे ना वो वाउंड आपका खत्म हुआ था, अब उस जगह पे आपकी न्यू कैपिलरीज का भी बनना है, फिब्रोब्लास्ट का भी बनना है, और आपकी जो टाइप 3 से टाइप 1 कोलाजिन है वो भी बनना है। अब जब वो प्रोसेस हो रहा होता है ग्रेनुलेशन का तो सारी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आती हैं। आपका जो जख्म होता है वो आपको रेड भी नजर आ रहा होता है। ठीक है, आपका जो जख्म होता है वो आपको मॉइस्ट भी नजर आ रहा होता है, आपका जो जख्म है होता है वो आपको सॉफ्ट भी नजर आ रहा होता है। ठीक है ना? और अगर आपको पता है कि जब आपका जख्म बन रहा होता है हम क्या करते हैं, वो छील देते हैं, और जैसे ही हम छीलते हैं तो उसके अंदर फौरन से ब्लीड होना स्टार्ट हो जाती है। आपने ये जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस किया होगा। अब जब वो बनना स्टार्ट हो रहा होता है तो उसके अंदर जो से वो एंजियोजेनेसिस हो जाती है, यानी कि आपके ग्रोथ फैक्टर आ जाते हैं। अब ग्रोथ फैक्टर आपकी न्यू ब्लड वेसल्स बना रही होती है। क्या बना रही होती हैं? यानी कि एंजियो ग्रेनुलेशन के अंदर आपकी न्यू कैपिलरीज बन गई थी तो एंजियोजेनेसिस के अंदर आपकी न्यू वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाती है, न्यू ब्लड वेसल्स बनती है, तो ताकि उस वाउंड को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिले। जब वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो टिश्यू रिपेयर भी ठीक हो जाती है। ठीक है, एक मिनट, एक और आ रही है। जी हेलो। वालेकुम सलाम। जी जी। एमसीबी बैंक के आगे बिल्कुल ही गली है, मदीना वाली, उससे थोड़ा सा आगे है, ईबो मोबाइल है, बस उसके आगे हो जाएगी। एक मैं वही कह रहा हूँ, उसके अंदर आगे ईबो मोबाइल्स के आगे। अच्छा जी। तो क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो रिलीज होते हैं, न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं। न्यू ब्लड वेसल्स भी इसलिए बनती हैं ताकि आपकी बोन को सपोर्ट मिले, ऑक्सीजन मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, टिश्यू रिपेयर के अंदर हेल्प हो। फिर जब वो टिश्यू रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो टिश्यू रिपेयर से आपकी न्यू वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, न्यू एपिथेलियल कवरिंग बनना स्टार्ट हो जाती है, आपके जख्म के ऊपर कवर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपका जो वाउंड होता है वो आपका क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो बाउंड की कॉन्ट्रैक्शन होती है, बाउंड के एजेस बनते हैं, ऊपर स्किन आती है, और फिर आपका जो बाउंड है वो आपका जो सा वो क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी रीमॉडलिंग फेज स्टार्ट होती है, और रीमॉडलिंग फेज के अंदर जो आपके टाइप 3 कोलाजन है वो आपके मेच्योर टाइप 1 के अंदर जो सा आपके रिप्लेस हो जाते हैं।
रिप्लेस होने के बाद आपके जो कोलाजन फाइबर है उनके मुताबिक जो है वो आपके स्ट्रांग होते हैं, स्कार बनते हैं, और स्कार आपके कहते हैं ना कुछ कुछ जख्म जो है वो स्कार छोड़ जाते हैं। सुना होगा ना ये लाइन, ये फिल्मी लाइन आपने सुनी है ना, वो कुछ जख्म जो है वो निशान छोड़ जाते हैं। ठीक है, उस निशान को स्कार कहते हैं। क्लियर हुआ समझ? ठीक। ओके बच्चों। अब ना अच्छा, आपको अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है ना, मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक आपका सर्जिकल बाउंड हुआ, यानी कि आपको कट लगा, सर्जिकल बाउंड। 2 दिन के बाद उसके अंदर आपको माइल्ड सी रेडनेस देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिलती है? माइल्ड सी रेडनेस देखने को मिल रही है। जब माइल्ड सी रेडनेस होगी तो उसके अंदर आपको पेन भी होगा, होता है ना? जब आपका जख्म सुर्ख हो जाता है तो आपको पेन होता है या नहीं होता? आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आपको दाना निकला हो जब वो लाल होता है तो। अच्छा चलो, आप में से हर बच्चे को नाक के ऊपर दाना निकला होगा, रेडिश निकलता है ना? कोलाजन वाला पॉइंट नहीं आया था आपके लिए, अच्छा ठीक है। तो लाल जो, अब जब ऊपर लाल लाल जो सा वो सीन होता है ना, जब आपको रेड स्टार्ट होता है तो इतना सीवियर पेन होता है कि उसके अंदर आपकी जो पेन के अंदर आपका इन्फ्लामेटरी फेस ज्यादा हो जाता है। क्या होता है? इन्फ्लामेटरी फेस क्या हो जाता है आपका? ज्यादा हो जाता है। और ये आपका डे 3 से 7 तक चलता है, और उसके बाद आपकी इन्फ्लामेटरी के बाद आपकी ग्रेनुलेशन टिश्यूज जो है वो आपका बनना स्टार्ट हो जाती है। ग्रेनुलेटेशन टिश्यूज के बाद मैंने आपको बताया कि आपकी कोलाजन फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है। ये आगे। हेलो। हेलो। ओके मैम। ठीक है, कोलाजन फॉर्मेशन बनती है। और कोलाजन फॉर्मेशन के बनने के फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट आया, उसको कट लगा, 2 दिन बाद जो है उसके अंदर रेडनेस हुई, आपको पेन होना स्टार्ट हुआ। 7 दिन तक वो माइल्ड पेन तक चला, उसके बाद इन्फ्लामेटिव फेज स्टार्ट हुआ। इन्फ्लामेटिव फेज के अंदर आपका जो पेन था वो थोड़ा 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 करके कम हुआ। उस थोड़ा थोड़ा कम होने की वजह से आपकी जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज है वो फॉर्मेशन हुई, उसके बाद आपकी कोलाजन फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। कोलाजन फॉर्मेशन होने के बाद आपके वीक्स के बाद उसके अंदर जो है वो स्कार जो है वो बनना स्टार्ट हुआ। स्कार बनना जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद वो क्या होना स्टार्ट हुआ? फिर होना स्टार्ट हुआ। जब ऐसा आपका जो स्कार है वो आपका फिर होना, स्ट्रांग होना स्टार्ट होता है, तो ऐसा 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 वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और आपका रिपेयर हो जाता है। अब पॉइंट क्लियर हुआ? पेशेंट आया, उसको कट लगा, 2 दिन बाद उसके अंदर रेडनेस स्टार्ट हुई, पेन हुआ। रेडनेस स्टार्ट होने के बाद आपके तीसरे दिन इन्फ्लामेटरी फेज स्टार्ट हुआ, 3 से 7 दिन तक इन्फ्लामेटरी फेज चला, वहां पे ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हुई, कोलाजन फॉर्मेशन हुई। उसके बाद आपके हफ्ते बाद उसके अंदर जो है वो बेहतरी आना स्टार्ट हुई, न्यू कैपिलरीज बनना स्टार्ट हुई, टिश्यूज बनना स्टार्ट हुए, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड हुई। उसके ऊपर स्कार बनना स्टार्ट हुआ, स्कार आपका फिर हुआ, सख्त हुआ, उसके बाद वो सॉफ्ट हुआ, और उसके बाद आपका रिपेयर हो गया, ऊपर से आपकी नॉर्मल स्किन आ गई। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ? अभी मैं आपसे एमसीक्यूज पूछूंगा, ये ना हो कि फिर बाद में आप कहो कि नहीं सर वो ये पॉइंट रहता था या वो पॉइंट रहता था। अभी अभी एमसीक्यूज पूछूंगा। 1 मिनट रुक जाए, मैं ना नीचे से पार्सल ले आऊं। 1 मिनट जस्ट।
जी। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब मुझे जरा एमसीक्यूज बताएं। एमसीक्यूज भी देख लेते हैं जनाब। आप स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी जब भी पेशेंट आपके पास आए, यानी आपके पास पेशेंट आया साथ सर्जिकल वाउंड के साथ, यानी कि उसको चोट वगैरह लगी, तो वाउंड हीलिंग के वाउंड हीलिंग के 24 आवर्स के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर, कौन से इन्फ्लामेटरी जो सेल्स होते हैं, कौन से इन्फ्लामेटरी सेल्स आपके डोमिनेट कर रहे होते हैं? पहले पूरा सवाल तो सुन लो। कौन से सेल्स होते हैं जो आपके 24 आवर के अंदर डोमिनेट कर रहे होते हैं? शाबाश मारो। न्यूट्रोफिल्स। 24, अभी बता के आया हूं कि 24 से 48 आवर तक आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स के बाद आपके नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आपकी वाउंड की हीलिंग हो रही है, इन्फ्लामेटरी फेज स्टार्ट है, अब वाउंड हीलिंग के जो इन्फ्लामेटरी फेस होता है और आपका जो प्रोलिफरेटिव फेस होता है, इन्फ्लामेटरी फेस और प्रोलिफरेटिव फेस है, उसको शिफ्ट करने के लिए उसको शिफ्ट करने के लिए उनको शिफ्ट करने के लिए आपके इंपॉर्टेंट सेल कौन से होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स इन्फ्लामेटरी फेस से प्रोलिफरेटिव फेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपका सबसे पहले इन्फ्लामेटरी फेस आता है और प्रोलिफरेटिव आता है, तो आपके कौन से सेल्स होंगे? आपके फिब्रोब्लास्ट। और फिब्रोब्लास्ट के अंदर मोस्ट कॉमन कौन से होंगे? फिब्रोब्लास्ट के अंदर कौन से होंगे? न्यूट्रोफिल्स के बाद कौन से आते हैं? नहीं ना, वो तो ग्रोथ फैक्टर है ना बच्चे, मैक्रोफेजेस यार। मैंने आपको बताया नहीं कि 24 से 72 आवर्स तक आपके फिर मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, ऊपर अभी बता के आया हूँ। मैक्रोफेजेस। ठीक है। अब एमसीक्यूज ऐसे आते हैं कि फिर बच्चा जो सा ना वो परेशान होता है कि यार पढ़ा तो मैंने ये था। अब मुझे बताएं कि अर्ली वाउंड हीलिंग के अंदर कौन सा जो कोलाजन है वो आपका डोमिनेंट होता है? अर्ली वाउंड हीलिंग के अंदर कौन सा जो शाबाश उसामा, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चे। टाइप 3 कोलाजन। टाइप 3 कोलाजन। अब नेक्स्ट बताएं कि वाउंड की कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपके जो वाउंड की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो आपकी किस सेल्स की वजह से हो रही होती है? वाउंड की कॉन्ट्रैक्शन किन सेल्स की वजह से हो रही होती है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जो बताए? वाउंड की कॉन्ट्रैक्शन किस सेल्स की वजह से हो रही होती है? ऑप्शन दे देता हूँ। न्यूट्रोफिल्स, मायोफिब्रोब्लास्ट, प्लेटलेट, मास सेल्स। ठीक है, शाबाश, मायोफिब्रोब्लास्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका। बुक से आपका मैं ना ये जरा एक कंटेंट निकालूं ताकि मुझे ना आइडिया हो कि हमारे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हमने जो पढ़ने हैं। आपका ये हो गया, फेसेस हो गया। अब फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है। मेथड्स हमने नहीं पढ़ने, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन देखेंगे हम। ठीक है। इसके अलावा हेपेटोफिस, स्कार्स और क्लियर्ड हमने इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है वो आपने पढ़ना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका बच्चों फेस सेकंड टॉपिक, विच इज फैक्टर अफेक्टिंग द वाउंड हीलिंग। यानी कि कौन से फैक्टर्स जो से होते हैं वो आपके अफेक्ट कर रहे होते हैं आपके जख्म को ठीक होने में। जब आपका जख्म बिल्कुल ठीक हो रहा होता है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं? एक होता है बच्चों लोकल फैक्टर। क्या होता है बच्चों आपका? एक लोकल फैक्टर। और दूसरा होता है आपका सिस्टेमिक फैक्टर। क्या होता है आपका?
सिस्टेमिक फैक्टर, ये दो फैक्टर्स होते हैं, एक लोकल होता है और एक क्या होता है, सिस्टेमिक होता है। बच्चे जो लोकल फैक्टर होता है ना, वो आपका डायरेक्टली वाउंड के ऊपर इफेक्ट करता है, डायरेक्टली। वो ये नहीं देखता कि यार क्या है क्या नहीं है, वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जो सिस्टेमिक फैक्टर होता है वो आपकी पूरी बॉडी की कंडीशन की वजह से हीलिंग को कम कर देता है। यानी कि सिस्टेमिक कोई ना कोई डिस्फंक्शन की वजह से आपकी हीलिंग को कम कर देता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लोकल फैक्टर के अंदर पहला पॉइंट हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है इन्फेक्शन का। पहला पहला है इन्फेक्शन। ठीक है। इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि जख्म है, जख्म के अंदर बैक्टीरिया जाता है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ, यानी कि वाउंड के अंदर इन्फेक्शन हो गया। अब जो बैक्टीरिया होता है वो आपको क्या करता है, आपका जख्म के अंदर जाता है। जब वो जख्म के अंदर जाएगा तो उसके जो इन्फ्लामेशन फेस होता है उसको क्या कर देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है, बढ़ा देता है। जब वो बढ़ाता है तो उसकी वजह से आपकी जो इन्फ्लामेशन होती है और आपकी जो पस फॉर्मेशन होती है वो भी आपकी ज्यादा हो जाती है। ठीक है। जब वो ज्यादा होती है तो आपकी जो कोलाजन होती है उसकी ब्रेक डाउन भी जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है। और इसकी वजह से आपकी जो जख्म होता है वो आपका कम हील होना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं ना कि यार जो खुला जख्म होता है उसको आप लाजमी लाजमी जो है वो आप जो क्या कहते हैं डिटोल वगैरह सिपरेट से या आप पायोडीन वगैरह से साफ करते रहे ताकि उसके अंदर जख्म आपका ना फैले। ठीक है। जख्म जब फैलता है तो उसकी वजह से आपकी जो वाउंड हीलिंग पावर है वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकेंड लोकल फैक्टर, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई, पुअर ब्लड सप्लाई। मुझे एक बात बताएं, जब आपको टिश्यूज यानी कि उस जख्म की तरफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे तो मुझे बताएं उस टिश्यूज की जो हील होने की पावर है वो आपकी फास्ट होगी या स्लो होगी? बच्चों उसकी पावर आपकी क्या होगी, स्लो, कम हो जाएगी। ठीक है। जिसकी वजह से आपकी जो हीलिंग पावर होती है आपकी बॉडी की बॉन्ड हीलिंग वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड, फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी से क्या मुराद है, अगर बाउंड के अंदर गंद चला गया, डर्ट, कोई गिलास का जर्रा, डेड टिश्यूज या कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडी यानी कि बाहर से ये डस्ट वगैरह या कुछ भी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई डस्ट वगैरह, तो उसकी वजह से आपकी जो बाउंड की हीलिंग होती है वो आपकी क्या हो जाती है, एज अ लोकल फैक्टर कम हो जाती है। ठीक है। या हेमाटोमा। हेमाटोमा से क्या मुराद होता है कि वाउंड के अंदर कोई ब्लड या फ्लूइड का क्या बन जाए, ब्लड या जो फ्लूइड होते हैं उनका क्या बनना स्टार्ट हो जाए, फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। जब वो क्लॉट बनता है तो उसकी वजह से वो जो हीमाटोमा होता है वो बढ़ता चला जाता है। और सबसे कॉमन साइट कौन सी होती है हीमाटोमा फॉर्मेशन की, कोई बच्चा बता सकता है? सबसे कॉमन टाइप सर्दियों के अंदर हीमाटोमा फॉर्मेशन की क्या होती है, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, सर्दियों के अंदर। चलो ये भी बता देता हूँ, जब आप बाइक चला के आ रहे होते हैं, बॉयज, बॉयज तो वैसे यहाँ पे बड़े कम है, स्किन होती है कौन सी ऐसा पार्ट है जो हीमाटोमा फॉर्मेशन बड़ा आराम से बना देता है? उसामा इशफाक, उन कुड़िया ने कितने बाइक चलाई होंगी, नहीं हैंड्स नहीं, हैंड्स नहीं। ठंड ज्यादा कहाँ पे लगती है आपको, एयर्स, कान, कान के ऊपर हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है भाई। ये ये ऐसे हो, ये देखो, ऐसे आपका लाल हो जाता है आपका सर्दियों में। ठीक है। क्या होता है आपका, बिल्कुल ऐसे रेड हो जाती है। ठीक है ना, और ये आपका हीमाटोमा फिर बनना स्टार्ट हो जाता है कि उसके अंदर आपकी जो फ्लूइड है या बाउंड है वो आपका कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है हीमाटोमा, सर्दियों के अंदर स्पेशली आपका जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, आपकी जो लोकल फैक्टर होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर और चीजें भी हैं, खैर ये आपका इतना कॉमन है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सिस्टेमिक, सिस्टेमिक फैक्टर्स। सिस्टेमिक फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एज। जब भी बंदा बूढ़ा होता है, ओल्ड होता है, तो जब भी उसकी जो सेल की डिवीजन होती है, सेल की डिवीजन होती है वो आपकी क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। जब सेल की डिवीजन आपकी कम होती है तो आपकी जो ब्लड होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है या आपकी जो कोलाजन होती है उसकी जो सिंथेसिस होती है वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब आपकी ब्लड सप्लाई और कोलाजन की सिंथेसिस आपकी कम होती है तो उसकी वजह से आपकी जो हीलिंग पावर होती है, हीलिंग होती है, वो आपकी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है। तो इस वजह से आपके सिस्टेमिक फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एज फैक्टर होता है। सेकंड, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है कि अगर आपकी जो प्रोटीन इनटेक है या फूड इनटेक है वो आपकी क्या है, पुअर है। जब आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी या प्रोटीन इनटेक कम होगा तो उसकी वजह से आपकी जो फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी है या आपकी जो कोलाजन की सिंथेसिस है वो भी आपकी पुअर हो जाएगी। जब वो पुअर होगी तो उसकी वजह से आपकी ग्रेनुलेशन टिश्यूज भी आपके वीक हो जाएंगे। इसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन डेफिशिएंसी। थर्ड, विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी डेफिशिएंसी से क्या होता है आपका, कोई बच्चा बता सकता है विटामिन डी सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? विटामिन सी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्कर्वी फॉर्मेशन? नहीं नहीं, वो तो एक अलग बात है ना, मैं आपसे फॉर्मेशन का पूछ रहा हूँ बच्चे। स्कर्वी तो होता है, पता तो तुसी बायोकेम पढ़ी है। होता क्या है इसके अंदर, टिश्यू रिपेयर। हाँ ठीक है इशवाक, बिल्कुल ठीक है। टिश्यू रिपेयर किससे, आपको कौन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है? जारा, कोलाजन। कोलाजन भाई, विटामिन सी आपको, जो कोलाजन है, जो कोलाजन है वो आपका आ रहा होता है। और जो कोलाजन होता है वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब विटामिन सी के अंदर ये चीज होती है, लेकिन जब विटामिन सी कम होगा तो आपकी जो जो कोलाजन की फॉर्मेशन है वो भी आपकी कम होगी। ठीक है। तो कोलाजन अब जब आपका वीक बनेगा तो आपको बॉन्ड भी स्ट्रांग नहीं होगा, उसको स्ट्रक्चर सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड नहीं होगी, उसके अंदर हीलिंग भी नहीं होगी। ठीक है ना। फोर्थ, जिंक डेफिशिएंसी। अब ये कोई बच्चा बता सकता है जिंक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जिंक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार। डीएनए की सिंथेसिस के अंदर। किसके अंदर? डीएनए की सिंथेसिस के अंदर। और जब डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती तो आपको पता है डीएनए की सिंथेसिस आपके सेल मैचुरेशन के लिए बड़ा हेल्पफुल होती है। तो उसकी वजह से सेल की डिवीजन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब। जब सेल की डिवीजन डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से ना आपकी एपिथेलियल बनती है और ना ही आपके टिश्यू रिपेयर होता है। इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता। ठीक है। फाइव, अनीमिया या हाइपोक्सिया। जब भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कम होगा, ऑक्सीजन कम होगी तो आपकी हीलिंग पावर डिले हो जाएगी। ठीक है। कोलेजन फॉर्मेशन के लिए आपके ऑक्सीजन का होना या ब्लड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेवन, डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज के अंदर आपको पता है कि आपकी जो माइक्रोवेस्कुलर ब्लड सप्लाई है वो आपकी पुअर हो जाती है, छोटी, जिसकी वजह से आपका जो न्यूट्रोफिल का फंक्शन होता है वो आपको क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट्स व्हाई डायबिटीज मिलेटस के अंदर हीलिंग पावर आपकी क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डायबिटीज इज डायबिटिक फुट हीलिंग। एक्सीलेंट, डायबिटिक फुट डायबिटिक फुट अल्सर। ठीक है। हीलिंग डिले हो जाती है, न्यूट्रोफिल्स आपके कम होते हैं। अच्छा, इन पेशेंट्स की, क्योंकि न्यूरोपैथी डायबिटिक जिसे हम कहते हैं न्यूरोपैथी, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर डायबिटिक फुट अल्सर बनता कैसे है कि सम टाइम ये होता है कि सर्दियों के अंदर जब ये पेशेंट आप, अच्छा ये मैं, ये नहीं है कि ये पेशेंट जो है वो हम ऐसी बात कर रहे हो, ये पेशेंट मेरा खुद की, मेरी जो दादी अम्मा थी उनको डायबिटीज थी और बड़ी सीवियर थी। फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स से उनको जो है वो डायबिटीज थी। तो यकीन करें उनकी, उनके जो यानी कि जो उनका पैर वगैरह होते थे तो वो हीटर के बिल्कुल सामने होते थे और उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता था। मतलब वो कुछ भी हो रहा हो, उनके पाँव जो है वो लाल होते थे, उनको कुछ भी नहीं फील होता था। सर ठंडे हैं तो ठंडे रहेंगे, गर्म है तो गर्म ही रहेंगे, उनको कोई किसी किस्म का कोई भी, चाहे आप जाके वहां पे चूंटी भी काट देना, ऐसे काट भी दें, उनको कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता है। इस इतना बड़ा गंदा मतलब वो होता है यार डायबिटिक न्यूरोपैथी का। ठीक है। बाकी मेन स्टीरॉयड हो गया, इम्यूनोप्रेसेंस हो गया, या जॉन्डिस हो गया, रीनल फेलियर होगा, ओबेसिटी हो गया, ये सारी चीजें आपकी सिस्टेमिक के अंदर आती है। मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, ऐसे टॉपिक वो हो जाएगा। बस समझाने का मतलब यह है कि आपके लोकल फैक्टर और सिस्टेमिक फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है। एंड व्हाट आर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है।
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है कि पेशेंट आएगा, वो कहेगा कि ये मेरा जख्म है, ठीक है ना, इसके जो एजेस हैं वो क्लोज नहीं हो रहे। क्या है? वो क्लोज नहीं हो रहे, ठीक है। और इसके अंदर से जो सा है वो आपका परसिस्टेंट डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? परसिस्टेंट डिस्चार्ज। साथ आप उसकी पेन की हिस्ट्री लेंगे तो वो कहेगा जी मुझे बहुत ज्यादा जो है वो पेन होती है। साथ साथ आप देखेंगे कि उसके अंदर आपकी रेडनेस और आपको स्वेलिंग शो हो रही होगी। परसिस्टेंट डिस्चार्ज के साथ साथ आपको पस फॉर्मेशन भी शो हो रही होगी, ठीक है ना। और साथ साथ आपकी जो वाउंड की रीओपनिंग है या आपकी रीओपनिंग की हिस्ट्री है या डिलेड एपिथेलाइजेशन की हिस्ट्री है वो भी आपको देखने को शो हो रही होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर पुअर हीलिंग हो रही होगी, पुअर हीलिंग हो रही होगी, तो सबसे पहले आपने वाउंड को देखना है। क्या देखना है आपने? वाउंड को देखना है। ऐसे फैक्टर जो आपने चेक करने हैं, जख्म को देखना है कि जख्म के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, पस तो नहीं हुई, नेक्रोसिस तो नहीं हुई, हीमाटोमा तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने ब्लड ग्लूकोज को देखना है। ब्लड ग्लूकोज के अंदर आपने चेक करना है कि आइदर ही इज अ डायबिटिक और नॉट। फिर उसके बाद आपने सीबीसी देखना है कि आइदर पेशेंट इज अनीमिक और नॉट, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है सीबीसी के अंदर, डब्ल्यूबीसी रेज तो नहीं है। फिर आपने देखना है कि पेशेंट के अंदर एल्ब्यूमिन के माल न्यूट्रिशन का पेशेंट तो नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके अंदर आपने स्मोकिंग की और आपकी मेडिसिन की हिस्ट्री आएगी कि पेशेंट जो है वो स्मोकिंग या स्टीरॉयड यूज तो नहीं कर रहा, एंटी कोगुलेंट वगैरह यूज तो नहीं कर रहा। फिर आपने उसको क्या करना है? ट्रीट करना है, ठीक है। अगर आपका इन्फेक्शन जो है वो परसिस्ट करता है, प्रेजेंट है, ठीक है, आपने उसकी ड्रेनेज करनी है, पस की ड्रेनेज करनी है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक देनी है। अगर उसके अंदर पुअर ब्लड सप्लाई है तो आपने वेस्कुलर असेसमेंट करनी है। नेक्रोटिक है तो डेब्राइटमेंट करनी है, ठीक है। डायबिटीज है तो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना है। एनीमिया है तो आपने काज देखनी है कि किस वजह से हो रहा है और आपने वो काज को बिल्कुल ठीक करना होता है। क्लियर? इसका मैं शॉर्ट समरी आपको बता दूं इस पूरे पेज की कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके आ जाते हैं। सबसे पहले मोस्ट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकल फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट वो आपका होता है इन्फेक्शन का होना, ठीक है। उसके बाद आपकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी, डायबिटीज मिलेटस, स्टीरॉयड्स, स्मोकिंग, प्रोटीन डेफिशिएंसी, डेड या नेक्रोटिक टिश्यूज और हीमाटोमा। लोकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपने ये इन्फेक्शन याद रखना, ये चीज। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक क्लिनिकल सिनेरियो दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो आपने मुझे साथ साथ बताते जाना। क्लिनिकल सिनेरियो दे रहा हूँ, आपने बताते जाना। एक डायबिटिक पेशेंट आपके पास आया, डायबिटीज मिलेटस का पेशेंट आपके पास आया, और उसको क्या है? फुट अल्सर है। क्या है आपको? फुट अल्सर है। अब वो फुट अल्सर आपको वीक्स हो गया, वो हील नहीं हो रहा, जख्म आपका ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। आपने चेक किया तो उसकी जो वाउंड है उसके अराउंड आपकी रेडनेस भी हो रही है, उसकी जो पल्सेस हैं वो भी आपकी वीक हो रही हैं, और उसका जो ब्लड ग्लूकोज है वो भी हाई होगा, ठीक है ना। इट मींस क्या है? डायबिटीज पेशेंट है, वीक पल्सेस है, हाई ग्लूकोज है, जिसकी वजह से आपकी वाउंड हीलिंग नहीं हो रही। सबसे इंपॉर्टेंट, आप सबसे पहले आप काम क्या करेंगे इसके अंदर? हाँ जी, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले आप इस पेशेंट के अंदर काम क्या करेंगे? जल्दी बताओ। चेक ब्लड, वो तो हो गया ना, ब्लड ग्लूकोज तो चेक कर लिया। मैनेजमेंट पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो तो मैंने आपको बता दिया कि डायबिटीज मिलेटस का पेशेंट है, फुट अल्सर है, वीक है, हीलिंग हो रही है। पहले पहले आप क्या करेंगे? ब्लड ग्लूकोज चेक करके क्या होगा? हमें ब्लड ग्लूकोज ज्यादा मिलेगी तो हम पहले पहले क्या करेंगे? जल्दी बताओ यार, इतना आसान है, इतना वो कर रहा हूँ। डिक्री डिक, क्या? डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज, हाँ। यानी कि ब्लड ग्लूकोज को आपको सबसे पहले कंट्रोल करना है, इतना आसान सा क्लू है।
ग्लूकोज को आपको कंट्रोल करना है। ग्लूकोज को कंट्रोल करने के बाद आपने उसको एंटीबायोटिक देनी है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और डिब्राइटमेंट वगैरह करनी है। उसके बाद आपने जो है वो वेस्कुलर असेसमेंट करनी होती है और साथ साथ डिब्राइटमेंट वगैरह करनी होती है। एक एमसीक्यूज वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी जो वाउंड हीलिंग होती है वाउंड हीलिंग होती है, उसके अंदर जो डिले होता है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लोकल फैक्टर प्राइमरी कौन सा होता है? ऑप्शन एज सारा इन्फेक्शन, शाबाश बच्चे, इन्फेक्शन। अच्छा एक बात बताएं कि जो विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी से वाउंड हीलिंग होती है, क्यों? विटामिन सी से आपकी जो वाउंड हीलिंग होती है वो आपकी कम होती है, क्यों? प्लेटलेट इंक्रीज हो जाते हैं, कोलाजन सिंथेसिस डिफेक्ट हो जाती है, शाबाश उसामा। कोलाजन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो डिक्रीज कोलाजन, कोलाजन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी? कोलाजन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी? डिफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, स्टीरॉयड यूज करने से, स्टीरॉयड यूज करने से आपकी जो बाउंड हीलिंग है वो किस तरह अफेक्ट कर रही होती है? कोई बच्चा बता सकता है स्टीरॉयड किसके किसके ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है सबसे ज्यादा? स्टीरॉयड किसके ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है? ऑप्शन दे देता हूँ, कोलाजन के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है, फिब्रोब्लास्ट के ऊपर, एंजियोजेनेसिस के ऊपर, या इन्फेक्शन के ऊपर? इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा कर देता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इफेक्ट, हाँ इन्फ्लेमेशन तो आती होती है, लेकिन उसके अंदर एक्टिविटी बताओ ना कौन सी होती है? फिब्रोब्लास्ट है, कोलाजन है, एंजियोजेनेसिस है। चलो तीन ऑप्शन में से तुक्का ही लगा दो। शाबाश। फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि स्मोकिंग, ये तो यार आपको आना ही चाहिए, कि जो स्मोकिंग होती है वो आपकी जो वाउंड हीलिंग है उसके मैकेनिज्म को कैसे डिले करती है? स्मोकिंग आपके वाउंड हीलिंग को कौन से मेनली मैकेनिज्म को डिले कर रही होती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन और हाइपोक्सिया, ये दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये आपका सेक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है मेथड्स ऑफ बाउंड क्लोजर। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। बस आपने ये करना होता है बच्चों कि जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, आपने बाउंड को क्या करना है? असेस करना है, देखना है कि क्लीन है या कंटेमिनेटेड है। ठीक है। टिश्यू लॉस है, यानी कि टिश्यूज अंदर से जो उसके टिश्यूज हैं वो आपके लॉस हैं या नहीं है, जाए है नहीं है, इन्फेक्शन उसके अंदर है या नहीं है, और उसके मुताबिक जो है वो आपने ट्रीटमेंट देनी है। कि ये सबसे पहले क्या देखना है कि जख्म जो है वो क्लीन है या कंटेमिनेटेड है, टिश्यू जो है वो लॉस है या नहीं है, और इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है ना। सबसे पहले आपने प्राइमरी क्लोजर करना है, यानी कि आपने प्राइमरी क्लोजर के अंदर आपने क्या करना है? प्राइमरी क्लोजर, प्राइमरी क्लोजर के अंदर क्या करना है? आपने बाउंड को क्लियर करना है, एजेस को क्लियर करना है, सूचर स्टेपल्स या जो टिश्यूज हैं उनसे उनको क्लोज करना है। ठीक है ना। और आपने बाउंड को क्या करना है? स्टेबल करना है। ठीक है। फिर आपका आ जाता है सेकेंडरी क्लोजर। सेकेंडरी क्लोजर के अंदर क्या आता है कि आपके जो बाउंड होते हैं उनको, फॉर एग्जांपल उनके एजेस जो से वो आपके क्लोज नहीं की जाती, यानी कि बाउंड को ओपन छोड़ दिया जाता है ताकि आपकी ग्रेनुलेशन टिश्यूज हो, कोलाजन फॉर्मेशन हो, बाउंड की कॉन्ट्रैक्शन हो, न्यू एपिथेलाइजेशन हो, न्यू कैपिलरीज फॉर्मेशन हो, ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन हो, और आपका जो पेशेंट है वो आपका खुद ब खुद ठीक हो जाए। थर्ड आपका होता है डिलेड प्राइमरी क्लोजर। डिलेड प्राइमरी क्लोजर के अंदर क्या होता है कि पेशेंट का जो इन्फेक्शन होता है वो आपका कंटेमिनेटेड होता है, वाउंड आपको कंटेमिनेट होता है, तो फौरन आपने क्लोज नहीं करना। आपने क्या करना है? उसको साफ करना है, इरिगेट करना है, डिब्राइटमेंट करनी है, उसको क्लीन करना है, कुछ दिन तक ओपन रखना है, और उसके बाद आपने सूचर्स लगा देने हैं। ये आपका क्या होता है? यानी कि प्राइमरी में आपने सूचर्स लगा दिए थे, लेकिन डिलेड के अंदर क्योंकि यहाँ पे तो आपका क्लीन था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? कंटेमिनेटेड है, तो आपने थोड़े दिन वेट करना होता है। ठीक है। अब क्लोजर मेथड के अंदर आपके सूचर्स कौन कौन से आ जाते हैं, यानी कि आपके जो टांके जिसे हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक को कहते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स, होता है ना, एब्जॉर्बेबल। अब एब्जॉर्बेबल सूचर्स कहाँ पे लगते हैं? बॉडी के अंदर, बॉडी के
अंदर लगते हैं, यानी कि इनसाइड, इनसाइड ऑफ योर बॉडी आपके अब्जॉर्बेबल सूचर्स लगते हैं। ठीक है, यानी कि आपके सबक्यूटेनियस टिश्यूज, बाउल, डीप टिश्यूज, म्यूकोजा, इसके अंदर। ठीक है, फिर आपके होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल टिश्यूज, एब्जॉर्बेबल सूचर्स, नॉन एब्जॉर्बेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आपके डिजोल्व नहीं होते, बॉडी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, तो आपने इनको कहाँ पे लगाना होता है, आपकी स्किन के ऊपर लगाना होता है या टेंडन्स के ऊपर जो है वो आपने लगाना होता है। ठीक है, फिर एक होते हैं इंटरप्टेड स्विचेस और एक कॉन्टिन्यूस स्विचेस, उसको आप रहने दें। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है वो कोई चीज आपने नहीं देखनी। ठीक है, बाकी स्टेपल्स होते हैं, ड्रेन्स वगैरह होती हैं, उसके लिए आपने जो है वो ज्यादा नहीं देखना। कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं हम कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है बाउंड क्लोजर की। जब भी आप कॉम्प्लिकेशन यानी कि आपका आप जख्म को क्लोज करते हैं तो उसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही होती हैं तो वो आपकी क्या होती है, सबसे पहले आपकी कौन सी होती है, इन्फेक्शन। क्या होता है आपको सबसे पहले, इन्फेक्शन, हीमाटोमा, सीरोमा, एज इस्कीमिया। ये थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन यार पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब मैं आपको जरा समरी बता देता हूँ शॉर्ट से। अगर आपका बाउंड क्लीन है और उसके प्रोमिनेंट एजेस हैं तो इसके अंदर हमने क्लोजर कौन सी करनी है, जल्दी बताओ। इसके अंदर क्लोजर कौन सी करनी है, इसके अंदर कौन सी क्लोजर होती है, शाबाश, प्राइमरी। अगर आपका अगर आपका इन्फेक्शन है ओपन वाउंड में, क्या है, ओपन वाउंड में, तो उसके अंदर क्या होता है आपका, सेकेंडरी। ठीक है, और अगर आपका कंटेमिनेटेड है, ठीक है ना, और बाद में आपने क्लोज करना है तो आपने वेट करना है, इसको हम क्या कहते हैं, डिलेड प्राइमरी क्लोजर। शाबाश। ठीक है, अगर आपने जो फास्ट क्लोजर करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्लोजर करना है जल्दी जल्दी, तो आप क्या करेंगे, अच्छा आप जैसे आपके पास पेजेस आते हैं तो आप उसको सबसे पहले अगर आपने बाइंड करना है तो आप क्या वो धागा वगैरह डालते हैं, नहीं डालते ना, आप उसको क्या करते हैं सबसे पहले, स्टेपल करते हैं। तो ऐसे ही ये अगर आपने स्टेपल नहीं देखा हुआ ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ना एक पिक्चर है, यार एक पेशेंट था ईएनटी के अंदर, उसकी ना, उसको लरेंजियल कार्सिनोमा था और उसकी वजह से उसकी डिब्राइटमेंट हमने की थी और स्टेपल्स किए थे। ऐसे ही होते हैं सेम टू सेम। ठीक है, तो उसके अंदर हमने ना फास्ट अगर क्लोजर करनी हो ना तो हम उसके अंदर स्टेपल्स करते हैं। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है। एमसीक्यूज कर लेते हैं। मेन चीज सारी आपकी जनरल से, अच्छा मैं कल ना एक लड़के से बात कर रहा था, मेरा दोस्त है और उसका एफसीपीएस क्लियर हुआ है माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ना। तो मेरी रात उसको बात उससे बात हो रही थी तो ना वो मुझे बात कर रहा था कि यार एनआरई के अंदर ना, यानी कि हमने एनआरई दिया, तो एनआरई के अंदर ना जो सबसे मेन चीज होती है ना वो आपकी जो जनरल सर्जरी है ना, वो यही बात कर रहा था कि यार हमारे जो एफसीपीएस है ना उसके अंदर भी आपकी जो जनरल सर्जरी होती है ना, क्योंकि उसका सर्जरी अलाइड थी, कहता है ऐसे ऐसी जगह पे क्वेश्चन आते हैं जो आप पिक नहीं कर सकते, यानी कि एनाटॉमी है, आप एनाटॉमी को कितना ही रिटेन कर लेंगे, नहीं कर सकते आप, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि यार आपने याद किया एनाटॉमी और अगले दिन आप कहें ओ चलो जी मुझे जो है ना वो आपकी हर्निया की एनाटॉमी आ गई, हर्निया की एनाटॉमी अभी मुझे नहीं आती। ठीक है, तो कहने का मकसद ये होता है आपने उन चीजों को करना है जो चीजें आपको रिटेन करें। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज आप लैब के 1800 जो या 1700 जो एमसीक्यूज होते हैं ना वो आपने प्लीज लाजमी करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर दिन में आप एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन ये लाजमी करें। ठीक है, इससे आपके ना जो कॉन्सेप्ट होंगे वो ठीक होंगे। तो जो आपके बायोकेमिस्ट्री के या आपके जो चीजें होती हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 140 एमसीक्यूज हम जो एनआरई क्रैश कोर्स के अंदर करवा रहे हैं ना, यानी कि आपके मेडिसिन, आपकी क्या कहते हैं अपना सर्जरी, ऑप्शन यानी पीड्स, ऑप्था, ईएनटी, और ये चीजें आपकी 140 प्लस हो जाती हैं। ठीक है भाई, इन चीजों को आप करें और आपका जो इन्वोफ लगता है वो भी आपका जनरल सर्जरी के क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इसलिए जनरल सर्जरी को आपने
उसी तरह पढ़ना है जिस तरह हक है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे कि यार हाँ हमने सर्जरी पढ़ी है और हमें सर्जरी आती है। भाई इंगोफ इसलिए लगता है कि उनको पासिंग परसेंटेज से फर्क होता है, सिंपल। ये एफसीपीएस के अंदर भी ऐसे ही करते हैं कमी, कि इंगोफ लगाते हैं। इंगोफ क्यों लगाते हैं कि यार आप जो एमसीक्यू सारों का ठीक है ना, उसका नंबर इंक्लूड ही नहीं करना। यानी कि यार ये पता कैसा सीन होता है, जैसे हमारे एएमसी एग्जाम के अंदर क्या होता है, हमारे एएमसी एग्जाम में पता क्या होता है, जो क्वेश्चन आपका इजी है ना उसके मार्क्स एक होगा, जो आपका क्वेश्चन आपका हार्ड है, ठीक है। अब ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि ये हार्ड है या जो सा वो आपका इजी है। ये जब हम हल कर रहे होंगे तो उसके मुताबिक देखते हैं, वो जो हार्ड होता है उसके 5 नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इजी जो सा बंदा कर लेते, ये तो सारी कर लेते हैं, लेकिन ये जो लोग करते हैं ना हार्ड वाले क्वेश्चन, जो जनरल सर्जरी के मेनली होते हैं, सिस्टेमिक के ब्रेस्ट का आपसे मैं भी पूछूं, फाइब्रोएडिनोमा का आपको आता होगा, फाइलॉर्स ट्यूमर आपको आता होगा, आपको मैं पूछूं कि यार क्या कहते हैं अपना डक्ट टेजिया क्या होता है, वो आपको आता होगा, कौन सा फ्लूइड होता है, या आपके कौन से जो से वो आपके क्या कहते हैं लेयर्स होती हैं वो आपको आती होंगी। लेकिन आपको जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि बर्न्स का बता दो, वाउंड्स का बता दो, डिलेड प्राइमरी क्लोजर क्या होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, वो आपको नहीं आता होगा। अब यहाँ पे आपका जाके इन्वॉल्व लगता है, ठीक है, जो हार्ड होते हैं आपके क्वेश्चन, और तब जाके जो है वो डिसाइड करते हैं कि हाँ यार ये बंदा जो, अब आप आते हैं आप कहें यार मेरे कीज में से 155 बन रहे हैं, जो कि मैंने भी सोचा था हाँ यार मेरे 155 बन रहे हैं, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके 1119 बन जाते हैं, 1118 बन जाते हैं, ठीक है। आप जब आप मतलब फर्स्ट टाइम के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो इनको ये जो लगाते हैं ना, अब ये अल्लाह जानता है, जो अकॉर्डिंग टू इट, जो मेरी रात उससे बात हो रही थी कि वो फिर जो आपके मार्क्स होते हैं वो ऐसे डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, बैड लक भी होता है, वो तो हमारे वैसे भी है ना, रगों में है बैड लक। तो इसलिए बच्चों वो चीजें करनी है जो आपको मैक्सिमम नंबर दें, जो आप रिटेन कर सके। सर्जरी आप इजीली रिटेन कर लेंगे। मैं अभी आपसे पूछूं कि यार अभी हमने जो 4 फेजेस पढ़े आप बताओ, मैं 100% कह सकता हूँ कि आप कॉन्सेप्चुअली हर चीज बता दोगे, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली एनाटॉमी नहीं बता सकते। ये मैं अभी पूछ लूँ ना, ये कौन है यहाँ क्लास के अंदर, उसाम, ये मारूफ है, सहर है, जारा, ये जो मॉर्निंग क्लासेस लेते हैं, अली, मैं भी पूछ लूँ, मैं अभी कि यार मैंने अभी आपको बताया था कि एनाटॉमी के अंदर आपने वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर वो क्या कहते हैं अपना डक्टस विनोसिस का या डक्टस हार्टोजिम का जो सा वो पढ़ना है, रेमिनेंट पढ़ना है, ये इनको नहीं आता होगा अभी, शायद आता भी हो। लेकिन वो एनाटॉमी आप रिटेन नहीं कर पाते। जो चीजें आप रिटेन कर सकते हैं ना, जैसे कम्युनिटी और फोरेंसिक है, जितना मर्जी पढ़ लें आप नहीं कर सकते। तो जो आप कर सकते हैं काइंडली आप वो तो करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप काइंडली वो तो करें। आप अपने 140 एमसीक्यूज तो स्कोर, यार 140 के अंदर से जब आपकी जनरल सर्जरी आपको मैक्सिमम मार्क्स देगी ना, आपको कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है कि आपकी इन्फेक्टेड वाउंड है, क्या है आपका इन्फेक्टेड वाउंड है, आपने ओपन रखना है। ये तो इसी था, आता है सर। अच्छा, ओपन वाउंड है, ठीक है। उसके अंदर आपकी जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज हैं वो होती हैं। अब ग्रेनुलेशन टिश्यूज के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकंड, अगर कंटेमिनेटेड जो वाउंड है उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले कंटेमिनेटेड वाउंड को आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वॉश करना है, वॉश करके उसको डिब्राइड करना है, फिर उसके बाद आपको एंटीबायोटिक देनी है, और कुछ दिनों बाद आपने उसको क्या करना है, उसको हम क्या कहते हैं, कुछ दिनों बाद आपने जब आपने सूटेबल देखना है कि हाँ यार अब ये ठीक हो गया है, आपने क्लोज करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा क्लोजर कहते हैं हम, डिलेड प्राइमरी क्लोजर, ठीक है। कि कुछ दिनों बाद आपने जो सा इसको क्लियर करना है। ठीक हो गया। अब जरा हम देख लेते हैं कि आपकी मेथड जो हो गया, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को आप छोड़ दें, ठीक है ना। इसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं आपकी, अगर मैं यही से आपको पढ़ा दूं ना तो ज्यादा बेस्ट है। आज बुक भी आपको मिल जाएगी, जो बच्चे फीस दे देंगे ना तो उनको आज बुक मिल जाएगी। उसामा 100 फीस कम देगा, और जारा भी, मारूफ ने तो ऑलरेडी आज सुबह में से डील कर ली थी कि सर मेरा 100 रुपये रहता था, तो
वो आपके इनाम है जो थे 15 और आपका क्या है मेथड्स सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अच्छा ये ना सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के अंदर आपने तीन चीजें यानी कि तीन टाइप्स को आपने याद रखना है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के अंदर। एक सुपरफिशियल, एक आपकी डीप और एक आपकी ऑर्गन। इन तीन चीजों को आपने याद रखना है। सुपरफिशियल में क्या आ जाती है आपकी स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज यानी कि रेडनेस स्वेलिंग वगैरह। ठीक है, ये आपकी सुपरफिशियल होती है। डीप के अंदर क्या होता है आपका स्किन के नीचे यानी कि फिशियाज और मसल्स, जिसके अंदर आपको जो स्पेन फीवर और पस डिस्चार्ज होता है। और ऑर्गन के अंदर आपको पता है कि जो ऑर्गन कैविटी होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो तो आपको इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस या इंट्रा एब्डोमिनल पस फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं एम्पाइमा। ठीक है, जिसके अंदर आपको हाई फीवर सीवियर पेन आपको जो है देखने को मिल जाता है। बस ये चीजें आपके सुपर जो सुपरफिशियल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं ये चीजें। ठीक है, फिर आपका आ जाता है जनाब मेरी एमसीक्यू बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। यार ये मैंने बहुत खुद रखा था। वाउंड डिहाइजेंट एंड ब्रेस्ट एब्डोमेन। वाउंड डिहाइजेंस का क्या मतलब होता है बच्चों, कि आपकी सर्जिकल वाउंड का जो ये आपकी जो सुचर्ड लेयर होती है ऑपरेशन के बाद, वो आपकी पार्शली या जो कंप्लीटली है वो आपकी सेपरेट हो जाए, खुल जाए। वाउंड डिहाइसेंस यानी कि जो वाउंड है उसकी हीलिंग ना हो, वो खुल जाए, जिसके अंदर आपकी सुपरफिशियल आ जाती है और डीप डिहाइसेंस आ जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वाउंड डिहाइसेंस। ब्रेस्ट एब्डोमेन जो देखें, जो चीज आपने डिटेल में पढ़नी है वो मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, लेकिन जो आपकी फॉर्मल है ना जिससे नहीं आना एमसीक्यू, वो हमने सिर्फ ओवर ओवर पढ़ लेनी है ताकि आपको आइडिया हो कि यार हाँ हमने पढ़ा था। बर्स्ट एब्डोमेन के अंदर क्या होता है कि एब्डोमिनल जो ऑपरेशन हम जब करते हैं तो उसके बाद आपके जो फेशियल्स होते हैं वो आपके कंप्लीटली क्लोज ना हो। ठीक है, और आपका जो एब्डोमिनल वाउंड है वो आपका क्या हो जाए, ओपन हो जाए। ठीक है, और आपका जो एब्डोमिनल है आपका बर्स्ट हो जाए, यानी कि जो कंटेंट है वो आपके बाहर की तरफ आ जाए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बर्स्ट एब्डोमिन। और इसके अंदर मोस्ट रिस्क फैक्टर आपका क्या होता है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। यस, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर ना एक चीज आपने याद रखनी है कि इसके अंदर आपको मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था लोकल फैक्टर और सिस्टेमिक फैक्टर। मुझे बताओ लोकल फैक्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, सबसे इंपॉर्टेंट लोकल फैक्टर कौन सा था आपका, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ लोकल फैक्टर कौन सा था यार आपका, लिखा भी हुआ है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। शाबाश ज़रा। ठीक है, और सिस्टेमिक के अंदर आपने जो सा वो ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, डायबिटीज, स्टीरॉयड, रेज इंट्राब्डोमिनल प्रेशर और ये चीजें देखनी होती है। ये इन्फेक्शन को आपने लाजमी लाजमी देख लेना है। ठीक है, और पेशेंट आपको पास कैसे प्रेजेंट करता है ये भी देख लेना आपने। अच्छा, नेक्स्ट, ये ये है टॉपिक आपका पढ़ने का, जिसके अंदर से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपका लाजमी आपको लाजमी जो है वो देखने को मिल रहा होता है। और इसके आपने जो एनआरई क्लूज हैं ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हाइपरट्रॉफिक स्कार्स एंड किलॉइड। अब नॉर्मल जब वाउंड की हीलिंग हो रही होती है, यानी कि आपका जो जख्म होता है, जब आपका जख्म है वो आपको बिल्कुल ठीक हो रहा होता है, तो आपके जो फिब्रोब्लास्ट हैं, जो आपके फिब्रोब्लास्ट हैं वो आपके कोलाजन बनना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आपके कोलाजन बनना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपका फिब्रोब्लास्ट आपके कोलाजन बनाते हैं, तो उस रीमॉडलिंग के दौरान आपकी एक्स्ट्रा कोलाजन की क्या होती है, आपकी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। कोलाजन की आपकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जब कोलाजन की आपकी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका जो स्कार्स हैं, जो आपका जख्म है, निशान है, वो आपका ग्रेजुअली क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लैट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो फ्लैट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं आपके। अगर आपकी कोलाजन की प्रोडक्शन एक्सेसिव हो जाए, यानी कि आपकी जहाँ पे कोलाजन की फॉर्मेशन आपकी ब्रेक डाउन हो रही है, और अगर कोलाजन की प्रोडक्शन एक्सेसिव हो जाए, तो उसकी वजह से जो स्कार होता है वो आपका फ्लैट नहीं रहता, वो आपका रेज्ड कर जाता है। अगर वो आपका स्कार रेज्ड कर जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, अगर स्कार आपका कोलाजन की प्रोडक्शन के बाद आपका कोलाजन की प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, हाइपरट्रॉफिक स्कार या किलोइड कहते हैं। उसका निशान ऐसे होता है,
ये आपका वाउंड है तो वो ऐसे आपको देखने को मिल रहा होता है, ऊपर की तरफ ऐसे रेज्ड होता है। ठीक है। तो हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होता है? हाइपरट्रॉफिक स्कार, हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होता है बच्चों? कि व्हेन देयर इज कोलाजन, कोलाजन एक्सेसिव ब्रेकडाउन या एक्सेसिव डिपोजिशन, सॉरी एक्सेसिव डिपोजिशन, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो स्कार होता है वो आपको क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। जब वो आपका थिक होता है तो वो उसके साथ साथ आपका रेज हो जाता है, जैसे जैसे आपकी फॉर्मेशन होती रहती है वो आपका बढ़ता चला जाता है, ऐसे डेपोजिशन होती रहती है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो ओरिजिनल बाउंड है उसकी एक बात याद रख लो, हाइपरट्रॉफिक स्कार अपने माइंड में रख लो, मैं बड़ा करके लिख रहा हूं कि वो आपकी जो बाउंड्रीज है, आपकी जो बाउंड्रीज है उसके अंदर रहेगा। हाइपरट्रॉफिक स्कार आपकी बाउंड्रीज के अंदर रहेगा, बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेगा, बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेगा। ये मैं शर्तिया कह सकता हूँ, इस साल क्वेश्चन आएगा और जिन बच्चों ने नहीं किया होगा वो बच्चे गलत करेंगे। हाइपरट्रॉफिक स्कार बाउंड की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर रहता है। फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है, यस बियॉन्ड बाउंड्रीज आपका किलियॉइड होता है, बर्न्स या वाउंड इन्फेक्शन। ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, आपको क्लिनिकली सर्जिकल में आपको क्या कहेंगे, भाई पेशेंट आया उसका क्या है, रेस स्कार। आप कहेंगे यार रेस स्कार तो किलोइड में भी होता है, रेस स्कार तो हाइपरट्रॉफिक स्कार में भी होता है। फिर वो कहेंगे देयर इज अ रेड पिंक अपीयरेंस, आप कहेंगे यार रेड पिंक अपीयरेंस तो आपके हाइपरट्रॉफिक स्कार में भी होता है, किलोइड में भी होता है। उसके साथ साथ वो कहेगा यार इसको इचिंग भी हो रही है, आप कहेंगे यार इचिंग तो किलोइड के अंदर भी हो रही थी। आप कहेंगे देयर इज अ पेन एंड टेंडरनेस, आप कहेंगे यार ये तो किलियर्ड और हाइपरट्रॉफिक स्कार दोनों के अंदर हो रही थी। फिर वो लिखेगा कि आपका जो वाउंड है वो इनसाइड है, वाउंड आपका बाहर नहीं जा रहा, तो वो आपका क्या होता है, हाइपरट्रॉफिक स्कार। फिर आपका आ जाता है किलोइड। किलोइड क्या होते हैं, व्हेन देयर इज अ एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन, स्कार फॉर्मेशन, आपका जो कोलाजन है वो आपका कॉन्टिन्यूसली डेपोजिट हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है। अब जो स्कार होता है वो आपकी ओरिजिनल बाउंड्री को क्या कर देता है, क्रॉस। जो आपकी ओरिजिनल बाउंड्री होती है उसको क्या कर देता है, क्रॉस, यानी कि आपकी ओरिजिनल बाउंड्री थी इसको क्रॉस कर गया। ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, किलियॉइड, बियॉन्ड द बाउंड्रीज किलियॉइड। एंड व्हाट आर द कॉमन साइट ऑफ किलियॉइड, होता कहाँ कहाँ पे है, ईयर लोब, शोल्डर्स, अपर चेस्ट, अपर बैक, इन सारी चीजों के अंदर आपको क्या होता है, किलोइड होता है। अब आ जाए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, सेम टू सेम वही, फिल्म स्कार है, शाइनी अपीयरेंस है, इचिंग है, पेन है, टेंडरनेस है, लेकिन जो वाउंड है वो आपका क्या है, बाउंड्रीज से, वो जो बाउंड्रीज है उसके क्या है, बाहर है, आउटसाइड, यानी कि उसको क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं ना आपको एक जरा टेबल बना के दे देता हूँ ताकि आपको उससे जो है वो आपको आइडिया हो जाए। अच्छा। सबसे इंपॉर्टेंट, बाउंड की बाउंड्री क्या होती है आपकी, हाइपोट्रोफिक्स क्या क्या होता है आपका, सेकंड ग्रोथ, ये क्या होती है आपकी, लिमिटेड होती है। और ये आपकी क्या होती है, प्रोग्रेसिव।
स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, ये आपको क्या है, कॉमन है, और ये आपको क्या है, नॉन कॉमन। फिर इसके बाद आता है रीअकरेंस, ये आपको क्या है, कम होता है, और ये आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर इसकी कॉमन एसोसिएशन, इसकी किसके साथ होती है आपकी, बर्न्स के साथ होती है, और टेंशन, वॉल टेंशन के साथ होती है। और इसकी किसके साथ होती है, माइनर ट्रॉमा। फारूक बेटा ये स्क्रीनशॉट तो ले लो, ये लेके ग्रुप में भेज दें एनआरई क्रैश कोर्स वाले ने। हाँ यार, इस किलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार की समझ आई आप सबको, जल्दी बताओ, फिर ट्रीटमेंट बताता हूँ आपको जल्दी जल्दी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन इसके अंदर से लाजमी आएगा एक, ठीक है, एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। अच्छा, अब ट्रीटमेंट में आपने क्या करना होता है, अगर खुदा न खास्ता किस्मत अगर खराब हो भी गई तो, और इस दफा मजा तो यह है कोई ट्रीटमेंट पूछ लें, तो हाइपरट्रॉफिक क्योंकि माइल्ड स्कार होता है उसको अपने ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है, आपने ऑब्जर्व करना होता है, और ऑब्जर्व के साथ साथ जो सा वो अपने साइड जो टाइम है उसके साथ साथ जो था वो फ्लैट हो जाता है, और आपने जो सा वो सिलिकॉन जेल जो सा वो यूज करनी होती है, ठीक है, सिलिकॉन जेल या आपकी जो शीट होती है वो आपने जो सा वो यूज करनी होती है, ठीक है, और जो प्रेशर है ये स्पेशली आपका जो बर्न्स हैं उसमें उसमें आपने जो है वो स्टेरॉइड जो है वो आपने यूज करने होते हैं, ताकि आपको जो जख्म है वो बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं। जो किलोइड होता है उसका अ, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इसका ना एक स्टेरॉइड आता है, अ, यार अगर स्पेलिंग देख लेना कि अगर गलत हो तो, ट्राई, शाबाश यार, बहुत अच्छे, शाबाश, दिल खुश कर दिया यार। ट्राई मैकिनोलोन जो है ना, ये आपका ये स्पेलिंग देख लेना, यही है शायद, TRAIMCINO, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ना स्टीरॉयड यूज हो रहा होता है जो आपके कोलेजन की प्रोडक्शन और फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, कोलेजन और फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, और आपके जो स्कार्स होते हैं उसको क्या कर देता है, फ्लैट कर देता है, क्योंकि आपको जख्म को तो फ्लैट चाहिए ना। फिर उसके अलावा आप सिलिकॉन वगैरह ये थेरेपी वगैरह यूज कर सकते हैं, बस, दैट्स इट। आई समझ, है बच्चों, आई समझ। और ये किलोइड का ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मजाक में ले रहे हैं तो, लेकिन ये मजाक में नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, बस ये आपका सेक्शन 2 के अंदर से हमने जितना पढ़ना था वो हो गया, कि बस ये आपका किलोइड था, ये आप इस इन चीजों को आप छोड़ दें। फिर आपका आ जाता है जनाब सर्जिकल इन्फेक्शंस, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये और नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस, बल्कि गैस गैंग्रीन भी है, बल्कि टेटनस भी है, सेप्सिस भी है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि आपका ये नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस से लाजमी क्वेश्चन आते हैं गैस गैंग्रीन। ये आई थिंक गैस गैंग्रीन इस दफा भी आया हुआ था क्वेश्चन, ये नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस में से था, फॉरनर गैंग्रीन में से था ये, लेकिन ये ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था गैस गैंग्रीन या फॉरनर गैंग्रीन के अंदर। खैर, अच्छा, आप मैं एक टॉपिक आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर आप छुट्टी करना। बाकी आपके कितने, ये आप इंशाल्लाह कल तो आपको ये वाउंड सर्जिकल इन्फेक्शन खत्म कर देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपने इन चीजों को नहीं भूलना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें से आपके लिमिटेड लिमिटेड होंगे, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आपकी ये वाला ये सेक्शन वॉल्यूम 1 खत्म हो जाएगा, वॉल्यूम 2 इंशाल्लाह हम अगले 4 दिन में वॉल्यूम 2 भी एंड अप कर लेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं जनाब आपके, अरे यार क्या था सेक्शन 2,
सर्जिकल इन्फेक्शन और सोर्स कंट्रोल। ओवरव्यू बताऊंगा सर्जिकल इन्फेक्शन का, ठीक है। और उसके अंदर आपने जो है ना, यानी कि सर्जिकल इन्फेक्शंस को देखना है, और आपने जो है उसके कंट्रोल याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्जिकल इन्फेक्शन होता है वो आपको कौन सा होता है? खैर ये मुझे खुद भी हुआ है, विच इज सेलुलाइटिस। क्या है आपका? सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस के अंदर क्या होता है बच्चों? जो स्किन है ना, उसके अंदर जो आपकी डर्मिस है या आपकी जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होती है, उनमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। सेलुलाइटिस के अंदर क्या होता है बच्चों? जो डेब्रेस होती है या आपकी जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, उसके अंदर आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आपको क्या कर जाए? स्प्रेड कर जाए। अच्छा, हुआ क्या था कि जो मेरा ये अंगूठा था ना, थंब, इसके अंदर मुझे पस हुई, ठीक है ना। अंदर कोई पता नहीं कोई क्लॉट बना या क्या हुआ, उसकी वजह से ग्रोथ हुई, ठीक है, पस बनी। मैंने क्या किया, उस पस के ऊपर से जो स्किन थी ना वो उतार दी। मुझे लगा यार पस निकलेगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जैसी मैंने उतारी तो वो मैंने ख्याल नहीं रखा उसकी वजह से, तो वो इन्फेक्शन जो था ना वो फैल गया। अब ऊपर से वो जो उनकी वो वाली साइड थी ना, वो आज भी वो जो जहाँ पे वो मैंने स्किन उतारी थी ना, वो आज भी उसका निशान वैसे का वैसे ही है। और उसकी वजह से जो सा अंदर मुझे जो सा सबक्यूटेनियस टिश्यूज और जो डेब्रिस है उसके अंदर जो बैक्टीरिया जब स्प्रेड हुआ, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन जो है ना वो मुझे क्या होता है, बहुत ज्यादा सीवियर हुआ, ठीक है। और इस इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज, यानी कि वो फैलता रहता है। और वो इतना जैसे फैल गया था कि पूरा मेरा जो थंब था वो आपका क्या, उसके अंदर क्या हो गई थी, पस की कलेक्शन होना स्टार्ट हो गई थी। क्या हो गई थी? पस की कलेक्शन। ये हम क्या कहते हैं जिसे? एब्सेंस, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी पस की कलेक्शन या आपकी एब्सेंस, ठीक है। इसके अंदर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिगार्डिंग टू द सेलुलाइटिस? कोई बच्चा बता सकता है कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म विच अफेक्ट द, स्टेप तो है ना, स्ट्रेप्टोकोकस क्या? सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होता है, नहीं वेरिडेंस भी नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस। और वो औरस का जो होता है वो स्टेप्टोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं होता। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनिज्म होता है सेलुलाइटिस के अंदर। इसके बाद आपका आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरस, ठीक है। ये दो आपने याद रखने हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अगर आपका नॉन पुरुलेंट नॉन पुरुलेंट सेलुलाइटिस है, क्या पूछे? नॉन पुरुलेंट सेलुलाइटिस, तो उसके अंदर आपके जो स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शंस होते हैं वो आपके कॉमन होते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि देर इज अ पुरुलेंट इन्फेक्शन जिसके अंदर आपके MRSA का रिस्क ज्यादा होता है, तो उसके अंदर आपके कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरेस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है सेलुलाइटिस का, कि आपकी जो स्किन है उसका कट लगा हो, सर्जिकल वाउंड, डायबिटीज, ओबेसिटी, इसके साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें आपके जो है जो पेशेंट का जो इम्यूनोडेफिशिएंसी के अंदर जो रिस्क होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। जब आपकी, अच्छा होता कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन का जो बैरियर होता है ना, स्किन का बैरियर वो आपका क्या कर जाता है? ब्रेक होता है। जब जैसे मैंने अपनी स्किन को ऐसे निकाला या तोड़ा, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक की वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो आपके सबक्यूटेनियस या डर्मिस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो आपके डर्मिस के अंदर या आपके जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं उसके अंदर आपके चले जाते हैं। और उसके बाद आपकी वहां पे जाके क्या करवा देते हैं? वैजो डायलेशन करवा देते हैं, और उसकी जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज करवा देते हैं। अब जो आपका जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो आपको क्या होता है? रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि सेलुलाइटिस की जो अपीयरेंस होती है वो बहुत ज्यादा शाइनी होती है, बड़ी शाइनी अपीयरेंस होती है बच्चों। सेलुलाइटिस की जो अपीयरेंस होती है वो बहुत ज्यादा शाइनी होती है, होता है। यार यस नो जवाब देना है तो पता नहीं तुसी न्यूटन का खेड सब में भी नहीं होती है। अल्लाह के बंदे, सेलुलाइटिस है उसके अंदर
यार एक मिनट, मैं आपको कैसे दिखाऊं। यार मारूफ जारा उसामा, यार मुझे ना इसके बाद ना अ, हाँ, आप ना मुझे काइंडली रिमाइंड करवाना यार, मैं तुम्हें अपने अंगूठे दी पिक भेज दूंगा। ठीक है, जड़ा इन्फेक्टेड होया सी ना वो। बल्कि रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। अबिच दिखाते हैं, अबिच। इसके अंदर भेज रहा हूँ, इलीट बैच के अंदर भेज रहा हूँ। ये देखो, वो उसने मारूफ ने पिक्चर भेजी हुई है। हाँ देखो, अब शाइनी देखो कितना है ना शाइनी। भावे मैं तुम्हें अपने अंगूठे की भी पिक कर दांगा। ठीक है, तुम देख लेना। बहुत ज्यादा शाइनी होता है। ठीक है। और जब आपके पास क्लिनिकली, आपके पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है ना इसकी। ठीक है। जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है ना क्लिनिकली, उसके अंदर क्या होती है? रेडनेस, स्वेयर। ठीक है, नीचे से कहते हैं हम अरिथमेटस, वार्मथ, बहुत ज्यादा क्या होता है? गर्म। इसके अलावा स्वेलिंग, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है। और पेन तो इंतहा का होता है। ठीक है। अच्छा, फिर आपका आ जाता है सेलुलाइटिस के बाद आ जाता है एब्सेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलुलाइटिस एंड एब्सेस? कोई बच्चा बता सकता है? एब्सेस के अंदर क्या होती है? लोकलाइज्ड पस कलेक्शन होती है या डिफ्यूज? एब्सेस के अंदर लोकलाइज्ड पस कलेक्शन होती है या डिफ्यूज? शाबाश उसामा, तेनों मैं लंबा करा के छितर मारा। यार लोकलाइज्ड होती है यार। अभी सेलुलाइटिस ऊपर अभी बता के आया हूं कि जो सेलुलाइटिस है वो डिफ्यू, अभी बताया कि वो फैल जाता है कि मेरा पूरा अंगूठा। मैं इसीलिए यार, मैं सर इसलिए आप अपनी सर एग्जांपल सर इसलिए दे आपने रहा हूँ। आपने सर आपने पहले सेलुलाइटिस कहा था, फिर आपने एब्सेस को पूछा, एब्सेस को अच्छा अच्छा, लोकलाइज किया। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एब्सेस का। एब्सेस का ना, सेलुलाइटिस में तो डिफ्यूज होता है। ठीक है। सेलुलाइटिस है का ना। मैं बताता हूँ, उसकी तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, अच्छा आपने अच्छा। असल में पता क्या है यार, मैं इसलिए अपने अंगूठे की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि आप अपनी मिसालें दो ना तो जो, फॉर एग्जांपल मुझे भी, तो मुझे भी कभी ये चीजें नहीं भूलती। ठीक है, तो इसलिए मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार मेरा पहले छोटा सा इन्फेक्शन, तो वो मैं भी आपको भेजूंगा पिक्चर। दोनों पिक्चर भेजूंगा, जब मैंने स्किन निकाली थी और स्किन के बाद जब सेलुलाइटिस हुआ, तो ओए हुए वो बहुत गंदा था यार। अल्लाह ताला ऐसा कभी भी ना दे किसी को इन्फेक्शन। इतना थ्रॉम्बिंग पेन था, इतना थ्रॉम्बिंग पेन की जिसकी इंतहा नहीं थी। मुझे अभी भी पता है कि मैं कैफ्लाम भी ले रहा था, टोराडोल भी लगवा रहा था, तब जाके मुझे आराम आ रहा था। और 1 ग्राम एंटीबायोटिक बीडी, कैफ्लॉम, डेंजन DS, और इसके अलावा टोराडोल लग रहा है दिन में 3 दफा। बहुत गंदी कंडीशन थी यार। फिर उसके बाद हालांकि वो फिर भी ठीक नहीं हुआ मेरा सेलुलाइटिस, वो इंजेक्शन से मेरा ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने उसकी इंसिजन ड्रेनेज हुई, मेरा कट लगा यहाँ पे प्रॉपर। वो जहाँ पे फिर कट लगा, फिर अभी भी वो पूरा का पूरा एरिया बड़ा सेंसिटिव है मेरा, मैं कोई चीज पिक नहीं कर सकता इस चीज से। तो एब्सेस के अंदर बच्चों क्या होती है आपकी? लोकलाइज्ड पस कलेक्शन होती है। लेकिन आपकी जो सेलुलाइटिस होता है उसके अंदर आपकी क्या होती है? डिफ्यूज होती है, डिफ्यूज होती है। इसके अंदर आपकी लोकलाइज्ड होती है। ठीक है। मैं आपको यहाँ ना प्यार से समझा दूं। सर। सेलुलाइटिस के अंदर क्या होता है? जी जी। सर ये बस डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। पस आपके, सर ये पस होती क्या है, ये क्या डेड डेड वाइट पस ब्लड आप, सेल्स मैं होते हैं? बताता हूँ पस क्या होती है। पस बेसिकली आपकी जो डेब्रेस होती है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही इन्फेक्शन हुआ,
आपके सबसे पहले कौन कौन सी चीजें आती हैं, अभी मैंने आपको बताया पीछे, पहला पहला क्या आता है, न्यूट्रोफिल आता है। न्यूट्रोफिल क्या करता है, मारता है। फिर मैक्रोफेजेस आते हैं, मैक्रोफेजेस क्या बना देते हैं, डेब्रिस बना देते हैं, कुछ वो खा लेते हैं। अब जो वो बैक्टीरिया यहाँ पे मरा होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसने कहीं तो जाना है। वो जो पार्टिकल्स यहाँ पे पड़े होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो उस बॉन्ड के ऊपर, वो आपके पास, यानी कि वो जो मरे हुए आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपके जो वहां पे मैक्रोफेजेस आते हैं, उस जगह के अंदर जब आपकी फ्लूइड फॉर्मेशन होती रहती है, वो पड़े रहते हैं, तो उसको वो क्या बनना स्टार्ट कर देती है, पस। यार सिंपल इज दैट। एक सेब उठाओ, आपने खरीदा, एक दिन में उसे कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन वो थोड़ा गलना स्टार्ट हो जाता है, तीसरे दिन वो मजीद गलना स्टार्ट हो जाता है, चौथे दिन वो पूरा को पूरा गल जाता है। इसका मतलब वो क्या होता है, पस की कलेक्शन। यानी कि उसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन वगैरह होती रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है, गल जाता है। वही ऐसी होता है कि आप जब वो न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया को मारते हैं, वहां पे उसकी पस की कलेक्शन हो जाती है। पस इज एक्चुअली योर डेड बैक्टीरियाज। गॉट इट? समझ आई? तो डिफ्यूज इन्फेक्शन होता है यहाँ पे। यार एक तो यार कोई बंदा मैंने पेंसिल मंगा दे किर्गिस्तान तो पैसे में सेंड कर दूंगा। डिफ्यूज इन्फेक्शन होता है। डिफ्यूज इन्फेक्शन से आपको क्या दिखाई देता है, रेड, हॉट, स्वोलन और टेंडर। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर किसी किस्म की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो आपकी नहीं होती। ठीक है। और इसके अंदर आपकी जो पस होती है, हम उसको क्या कर जाते हैं, ड्रेन कर सकते हैं। अब आ जाओ एप्सिस के ऊपर। एप्सिस के अंदर क्या होता है, लोकलाइज्ड पस कलेक्शन। कोई बच्चा ना, मारो बेटा सेलुलाइटिस की भेज दिए, एप्सिस की एक पिक भेज दो। क्या होता है, पेनफुल स्वेलिंग, पेनफुल स्वेलिंग, सेंट्रल सेंट्रल फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रही होती है। क्या देखने को मिल रही होती है, सेंट्रल। और इसके अंदर आप क्या करते हैं, अच्छा समटाइम मुझे ऐसा लगता है जैसे ना मेरा, मुझे अकॉर्डिंग टू द डर्माटोलॉजिस्ट मेरा सेलुलाइटिस था, लेकिन मैं समटाइम समझता हूँ नहीं यार ये मेरा ना एप्सिस था, क्योंकि एप्सिस के अंदर आपकी आई एंड डी होती है। और उसके बाद हम क्या करवाते हैं, आई एंड डी। प्लीज मेरे अंगूठे की एग्जांपल आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है। तो आई एन डी होती है। तो आपने एनआर क्लू क्या याद रखना है, अगर फ्लक्चुएंट है, अगर फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्सेस। और अगर डिफ्यूज है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलाइटिस। अच्छा बेटा इसकी पिक्चर तो ले लो, एक मिनट, इसकी पिक्चर ले लो यार। मारो किसकी पिक्चर लेके, उसामा आप पिक्चर लेके ग्रुप के अंदर तो भेज दो यार। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको होता है, यानी कि इस इंफेक्शन के अंदर आपका सेलुलाइटिस और एरिस पेलिस के नाम से है। खैर नाम मुझे इसका कभी भी याद नहीं हुआ। इसको हम कहते हैं एरिस पिलास, एरिस पिलास ऐसे कहते हैं। बस इसके अंदर आपने इतना याद रखना है, सेलुलाइटिस आपको आता है कि इसके अंदर ना सुपरफिशियल सुपरफिशियल डर्मिस, इनू मैं ही कम देता है कि जो टाइम होवे तो तू दस देना। लिम्फेटिक्स। ठीक है। आप यानी कि आपके सुपरफिशियल जो यानी कि स्किन होती है और लिम्फेटिक्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और आपको ब्राइट रेड लीजन्स आपको देखने को मिल रही होती है। ठीक है ना। और इसके अंदर जो मार्जिन होते हैं ना, जो मार्जिन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रेज्ड होते हैं और शार्प होते हैं। ठीक है। ये यार इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको, इसका नाम तो मुझे याद नहीं हो रहा था, मैंने इसकी सिर्फ इमेज देखी थी। एरिसी पिलास, ये देखो, ये वाली पिक्चर। ए, 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 ये देखो,
ये देखो, अब ये एक मैं इसको सेव कर लूँ ताकि मैं ग्रुप के अंदर भेज सकूँ आपको। यार ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और ना इसको ना वो करके भेज देना, क्या कहते हैं अपना, क्रॉप करके ग्रुप के अंदर। देखो, सेलुलाइटिस कैसे आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल अंदर इनसाइड है, डीपर डर्मिस के अंदर है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं और डिफाइन नहीं कर पा रहे हम पुअरली। लेकिन एपिफाइसिस को देखो, हम उसके मार्जिन किस तरीके से हम प्रोमिनेंट तरीके से हम आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं, नजर आ रहा है ना, किस तरीके से शार्प है, किस तरीके से रेज्ड है। ठीक है, तो अब बस इसके अंदर आपने ये तरह याद रखना है कि ये स्टेप्टोकोकस की वजह से हो रहा होता है। ठीक है ना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और डायग्नोसिस के अंदर जो सब आपने हिस्ट्री होती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी होती है। ठीक है, और बाकी अगर आपको बॉडी के अंदर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ मैं आपको। अगर माइल्ड सेलुलाइटिस है, अगर माइल्ड सेलुलाइटिस है तो आपने एंटीबायोटिक देनी है, आपने एनाल्जेसिक्स देनी है। ठीक है ना, और आपने फॉलो अप करवा देना। अच्छा, मैं इसके बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, सीवियर के अंदर क्या होता है कि आपका सीवियर सेलुलाइटिस होगा, आपको फीवर भी होगा। खैर मुझे फीवर नहीं था, फीवर वो बल्कि था, एक दिन मुझे हुआ था, टैकीकार्डिया। ठीक है, इन्फेक्शन जो सब आपका स्प्रेड होगा, हॉस्पिटल में आप एडमिट होंगे, हॉस्पिटल असेसमेंट होगी, आईवी एंटीबायोटिक्स आपको लगेंगे, आपकी जो सेप्सिस है उसको असेस करेंगे और आप अंडरलाइन जो सब कॉज है उसको कंट्रोल करेंगे सेलुलाइटिस के अंदर। और उसके अंदर आपको पेन किलर्स वगैरह वो जितनी सारी चीजें होती है वो आपको होती है। बाकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर एब्सेस होती है, बैक्टीरिया में हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। वो अपनी चीजें जो सब आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, एमसीक्यूज कर लेते हैं फिर उसके बाद छोड़ते हैं। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, व्हेन देयर इज अ डिफ्यूज रेड warm swelling with poorly defined margins, what is your diagnosis? Patient present you with a history of diffuse red, warmth, and swelling with a poorly defined margins. What is your diagnosis? Abscess, cellulitis, keloid या hematoma? जल्दी बताओ क्या होगा? Poorly defined margins किसमें थे? क्या जरा खैर तो है। किलोइड क्या होता है? किलोइड रेड होता है, वार्म होता है। पुअरली आइडेंटिफाइड सेलुलाइटिस भाई, सेलुलाइटिस। ठीक है, अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करे, वैसे तो हमने ये आगे पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है सेलुलाइटिस का, और अगर आपको एक बात याद रखना, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपने कहाँ कहाँ पे पढ़ा होगा? कोई बता सकता है हेडेक की कौन सी टाइप में पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है आपको? कोई बच्चा बता दे पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कि मेरा बहुत ज्यादा सर का दर्द हो रहा है। कोई बच्चा बता। हाँ, सर सभी रेक्नॉइड हेमरेज। हाँ एक चीज, दूसरा हेडेक के अंदर सर एक्सीलेंट, माइग्रेन। नहीं, क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक। सबसे ज्यादा जो पेन होता है ना वो आपका जो क्लस्टर हेडेक है उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होता है। और थंडर तीसरी चीज, क्लैप बिल्कुल इसी इसके में ही था। अलावा इसके अलावा एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा सिवियर पेन होता है। ठीक है ना, अच्छा, तीसरी चीज, सॉरी, क्या कहते हैं अपने, ये हो गया। एक फिर होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इसके अंदर आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन होता है आपको। फिर लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस, कि अर्ली स्टेजेस के अंदर आपकी स्किन की फाइंडिंग कम होती है लेकिन इतना सीवियर पेन होता है वो आपको देखने को मिल रहा होता है। इसके अलावा अक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया, ये आपको देखने को मिल रहा होता है, इसके अंदर भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन होता है आपको। ठीक है, तो बस ये आपका जो सा वो टॉपिक था। इसके अंदर जो सब आपके सेलुलाइटिस और एब्सेस हो गया, सर्जिकल साइट इंफेक्शन सोर्स कंट्रोल होगा। कल इंशाल्लाह के हुक्म से हम ये दो, टेटनस, सर्जिकल सेप्सिस, ये तीन चीजें, प्रोफिलैक्सिस, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके अंदर से दो तीन टॉपिक, ये आपके आसान है, ये हम कर लेंगे।
और परसों इंशाल्लाह आपका वॉल्यूम 1 हम इंशाल्लाह एंड करेंगे। और कल से कितने बच्चे हैं यहाँ पे, आई होपफुली ज़ारा कंटिन्यू करेगी, उसामा, सहर, मारूफ ने फीस जमा करा दी, अली अली ने फीस जमा करा दिया। काइंडली कल से आपकी मैं पेड ग्रुप सेंड कर दूंगा आप बच्चों को, ठीक है। और आपने जो है वो अपनी फीस सबमिट करवा के जो है वो पेड ग्रुप में आ जाना है, ठीक है। और उसमें कोई एक्स्ट्रा बंदा हम ऐड नहीं करेंगे। खैर 2-3 और बच्चों की भी हो गया, लेकिन वो क्लास में क्यों नहीं आ रहे मुझे आइडिया नहीं है, तो उनको भी हमने ऐड करना है। एटलीस्ट 10 से 12 बच्चे हैं, ठीक है। तो फिर हम इंशाल्लाह कल से हम सुकून से अपना पढ़ेंगे कि हमने अलग अलग ग्रुप्स में नहीं जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, कल आपको, आप मुझे काइंडली जो जो बच्चा पे कर देगा आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। उसके अंदर लेक्चर 1, 2, 3 और कल का लेक्चर के साथ साथ फिर आपको डेली लेक्चर अपलोड होते रहेंगे वहां पे। और आपको वहां पे आपकी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जनरल सर्जरी की और सिस्टेमिक सर्जरी की भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। ओके हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल?